तो आज जो चर्चा करनी है अपनी, ठीक है ना, अपना वो चर्चा का विषय था कूलाम का नियम। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना इधर आप लोग। तो अपन बात करने वाले हैं कूलाम के नियम की कि क्या कहता है कूलाम का नियम। हमने आपसे कल बात की थी आवेश के प्रकार में, ठीक है। तो आवेश का प्रकार क्या था? दो प्रकार के आवेश थे, प्लस और माइनस। हमने आपसे कहा था कि भैया जो सजातीय आवेश होते हैं, ठीक है ना, मतलब समान समान है, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस। तो जो दो सजातीय आवेश होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हमने आपसे कहा था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला इसी जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, इसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। तो कूलाम ने यही बताया था कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमने मान लिया कि एक यहां पर अपने पास चार्ज है प्लस क्यू, या ऐसे ले लेते हैं, एक यहां पर चार्ज है Q1 और एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है Q2। इनके बीच की कुछ दूरी है R। तो जाहिर सी बात है अगर दोनों एक जैसे होंगे, मान लेते हैं दोनों प्लस हैं, दोनों कैसे हैं? प्लस है, तो होगा क्या कि ये जो पहला वाला चार्ज है ये इसको इधर की तरफ भाई रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। तो पहले वाले पर क्या, दूसरे वाले चार्ज पर पहले वाले के कारण एक बल लगेगा जिसे हमने नाम दिया F21, यानी दूसरे आवेश पर पहले वाले के कारण लगने वाला बल। ठीक, ऐसे अगर ये वाला इसको रिपेल करेगा तो ये वाला भी इसको रिपेल करेगा, तो ये क्या मिलेगा? F12, पहले पर दूसरे के कारण। हाँ, अगर दोनों विपरीत आवेश होते, एक प्लस होता एक माइनस होता, तो फिर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होते? अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते, खींच रहे होते एक दूसरे की दिशा में। तो कूलाम ने बताया कि इनके बीच जो लगने वाला ये फोर्स है ना, ये बल क्या होगा? तो ये बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों बातों को जब हम मिला के एक साथ लिखते हैं तो F अनुक्रमानुपाती आ गया Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यानी कि F जब ये हम कांस्टेंट हटाएंगे, अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं, तो यहां अपने पास में एक कांस्टेंट आता है जिसको क्या कहते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब जरूरी नहीं कि आप हमेशा इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिखें, आप इसे K भी लिख सकते हैं आराम से अपनी सुविधा अनुसार। ठीक है, इतना बड़ा क्यों बार बार लिखना? कांस्टेंट है उसको K से डिनोट कर लेंगे जहां हमें जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से। अब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान होता है 9 × 10 की घात 9 और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब यहां पे ना जो आपके पास ये वाली वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट, इसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं इसे? निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका जो मान आता है जब आप यहां से निकालेंगे ठीक है ना, 4 तो पता ही है, पाई क्या का मान होता है 3.14। ये सब रख करके जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान मिलेगा 8.85 × 10 की घात -12 और इसका मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मान और मात्रक आप रट लेंगे, आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है इसका मान और इसका मात्रक। लगे हाथ इसका विमीय सूत्र भी देख लो। कूलाम आवेश, आवेश का विमीय सूत्र होता है 80, स्क्वायर है तो क्या कर दो स्क्वायर, बटे न्यूटन, न्यूटन का होता है mLT-2 इंटू मीटर, मीटर के लिए मीटर स्क्वायर है ना तो क्या आ जाएगा L स्क्वायर। ठीक, ये आगे क्या मिलेगा? तो ये हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर बटे में M, ये L है और ये L स्क्वायर है, मिलकर के L पावर 3 T पावर -2। अब ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा M की पावर -1 L की पावर -3, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, +2 ऑलरेडी था और ये +2 मिलके T की पावर 4 और ये बचेगा A स्क्वायर। तो ये होता है एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र।
तो भैया ये आप रिजल्ट याद रख लोगे कि जो एप्सिलॉन नॉट है उसे कहते क्या है सर? एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, मान कितना है? 8.85 गुणे 10 की घात -12। ठीक है, मात्रक क्या है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। विमेय सूत्र क्या होता है? m-1 l-3 t-2 a पावर 4, सॉरी m-1 l-3 t-4 a स्क्वायर। ठीक है, विमेय सूत्र। तो ये तीन चीज अभी तक जो आपने पढ़ा, इतने में से ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो एक नंबर में देखोगे या बहुविकल्पीय में ये आपसे पूछे जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा दिमाग में बिठा के रखना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर मान लो कि हमने क्या किया, ये दोनों आवेश यहां तो कहां रखे थे? हवा में रखे थे। ठीक है, अब अगर हम इनको उठा करके किसी माध्यम में रख दे, ठीक है ना, आवेश किसी माध्यम में है, ठीक है ना, कहां रखा हुआ है? किसी माध्यम में है, तो उसके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा किसी भी मीडियम में, ठीक है, ये कहां पर था? एयर में, जो आपका पास निर्वात है, हवा है, ठीक है, जहां कोई माध्यम नहीं है, सिर्फ हवा है, तो उसमें लगने वाला फोर्स ये था। लेकिन जब आप किसी मीडियम में आते हो तो इसी को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब हम K के बारे में आगे चर्चा करेंगे, जहां पर K कहलाता है माध्यम का परावैद्युतांक। क्या होता है ये? माध्यम का परावैद्युतांक। या कुछ इसे माध्यम की विद्युतशीलता भी कहते हैं। ठीक है ना, सापेक्ष विद्युतशीलता क्या कहते हैं इसे? कहीं भी पर आपको ये ऐसा भी मिल सकता है एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर, और ये वैल्यू आती है एप्सिलॉन के बराबर। तो एप्सिलॉन होता है माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट आर होती है सापेक्ष विद्युतशीलता, कि किसी भी माध्यम की निर्वात के सापेक्ष उसकी विद्युतशीलता है कितनी। ठीक है, तो ये भी हम चाहें तो निकाल सकते हैं, पर हमें इसकी आवश्यकता है नहीं फिलहाल के लिए। अब ये जो माध्यम का परावैद्युतांक है, यहां पर भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी अगर आपको सीधा सीधा पता है, ठीक है, कि अगर कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, उनके बीच हवा में कितना फोर्स लगेगा, तो हवा में जो लगने वाला फोर्स है वो इतना है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, नोटिस करो इसको, तो आप ये लिख सकते हो कि जो मीडियम में फोर्स है ना, वो एयर में लगने वाला फोर्स बटे में के, यही है। अब यहां ध्यान से देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, वो क्या है? एयर में लगने वाला बल। अब अगर मैं के को इधर भेज दूं तो हमें क्या मिलेगा कि भैया हवा में कितना बल लग रहा है और मीडियम में कितना फोर्स लग रहा है, इनका अनुपात क्या कहलाता है? उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। यानी आपने दो आवेशों का निकाय लिया, और वो दो आवेश जब निर्वात में रखे हैं तो उनके बीच कितना बल लग रहा है, माध्यम में रखे हैं तो कितना बल लग रहा है, उनका जो अनुपात होगा वही आपका क्या कहलाएगा? माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। जैसे आप जल के लिए बात करोगे तो जल का परावैद्युतांक लगभग 81 के आसपास होता है। जल का परावैद्युतांक कितना है? 81 है। तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में और चर्चा करनी है, किससे रिलेटेड? माध्यम के परावैद्युतांक से रिलेटेड। छापो इतनी बातें फटाफट। चले आगे बढ़ते हम लोग। तो हमने कूलाम का नियम देखा, इसके बीच जो लगने वाला जो फोर्स है F का मान वो कितना हो रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये हमने एयर के लिए देखा। किसी भी मीडियम के लिए हमने क्या देखा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और जहां हमने K का मान क्या देखा? क्या होता है? हवा में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है। ये हमने इतनी बात देखी। अच्छा, एक बात और, 1 या 2 नंबर में पूछ सकता है आपसे, कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म। कूलाम के नियम का सदिश रूप आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आपको वेक्टर, क्योंकि बल क्या है भैया? सदिश राशि है, तो आपका जो ये कांस्टेंट है, अच्छा ये इसको लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज चार्ज Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इनटू में आ जाएगा R वेक्टर। ठीक है,
अब आर वेक्टर लिखने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। हमें पता है कि यूनिट वेक्टर जो आर कैप होता है, ठीक है, वो क्या होता है, किसी भी वेक्टर को अगर हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे दें, ठीक है ना, तो यहाँ पे आर वेक्टर नहीं आर कैप लिख लो। किसी भी वेक्टर को, ठीक है, उसी के परिमाण से भाग दे देने पर हमें आर कैप। अच्छा, आर कैप का मतलब है दूरी की दिशा में इकाई सदिश। आर कैप का मतलब क्या है? दूरी की दिशा में इकाई सदिश, मतलब आर कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो मान होगा, वो एक होगा। वो सिर्फ और सिर्फ दिशा बताएगा, किस दिशा में बल लग रहा है। समझ आ रही बात? तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आर कैप की, तो आर कैप भी दिमाग में थोड़ा सा बिठा के रखना। तो जैसे आप इमेजिन करो, ये दो चार्ज पार्टिकल हमने ले लिया, ठीक है, ये इधर लग रहा है Q1 और ये है चार्ज Q2। अब आप करो, ये इधर की तरफ लगा रहा है F21 यानी दूसरके पर पहिलका के कारण, ये इधर लगा रहा था F12 यानी पहिलका पर दूसरका के कारण। ये कितना फोर्स लगा रहा है भाई? आर दूरी पर दोनों बैठे। तो जरा ध्यान दो, F21 का मान जब आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? सर वही लिखेंगे 1/4πε0। चार्ज कितना है Q1, ये कितना है Q2 बटे में आर स्क्वायर, और ये इस दिशा में लग रहा है तो क्या लिखोगे? प्लस का आर कैप। आर की दिशा में है, एक तो आपको प्लस मानना पड़ेगा, एक आप माइनस मानोगे। अगर आपने इस दिशा को प्लस लिया है तो ये माइनस हो जाएगी, अगर आपने इसको माइनस लिया है तो ये प्लस हो जाएगी। इतनी कहानी है। तो इंटू में आ जाएगा ये आर कैप। और जब आप F12 लोगे तो ये क्या निकल के आएगा? 1/4πε। भाई चार्ज तो वही रखा है ना तो चार्ज बदला है ना कुछ बदला है, कुछ बदला थोड़ा है। तो ये बट डायरेक्शन बदल गई, इसकी क्या बदल गई? अब अगर इस माइनस को बाहर कर ले, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं इस माइनस को बाहर कर लूं तो ये क्या मिलेगा? 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो F12 का मान किसके बराबर है? माइनस F21 के बराबर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से देखो। इसका मतलब कि ये दोनों बल न्यूटन बाबा के तृतीय नियम का पालन करते हैं, यानी ये वाला आवेश इस पर जितना बल लगाएगा इस दिशा में, ये वाला आवेश उतना ही बल इस दिशा में लगाएगा। अब जरा एक बात बताओ, इन दोनों बलों का अनुपात क्या होगा? अनुपात का मतलब ये वाला बल बटे ये वाला बल, इनका अनुपात क्या होगा? भाई अगर ये वाला आवेश इस पे लगाया 10 न्यूटन का बल, तो ये वाला भी तो इस पे कितना लगाएगा? तो भैया दोनों का अनुपात हमेशा कितना आ जाएगा? 10/10 कट के कितना आ जाएगा? 1। तो हमेशा 1 आएगा, 0 थोड़ा आ जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखनी। ऐसे आपको बहुविकल्पीय में कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि एक आवेश है Q, एक है 2Q, इनके बीच लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा? तो आपके ऑप्शन में मिल जाएगा 1/1:1, 1:2, 2:1। तो दिमाग ये आएगा कि भैया एक Q है, एक 2Q है, तो हो सकता है एक पर लगे 1, एक पर लगे 2, तो 1:2 आ जाए। तो दिमाग में ये बिठा के रखना। अगर दो चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है, ये Q है और ये मान लो 2Q है, तो भैया ये वाला जितना इस पे लगाएगा, ये वाला उतना इस पे लगाएगा, दोनों का अनुपात अभी भी क्या आएगा? तो ये हमेशा एक आएगा, चार्ज कुछ भी दिया हो, इनका अनुपात हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, ये मत दिमाग में लगा लेना। अच्छा, तो 1:1 तो ये कह रहे हो आप, अगर ये है तो ये 1:2, 2:1, ये ऐसे पकड़ा देगा क्योंकि दूरी का स्क्वायर है। कुछ और महान आत्मा होंगे कि ये कहेंगे Q1 × Q2, तो स्क्वायर में चला जाएगा, तो स्क्वायर में चला जाएगा तो ये 1.1:2, 1:4, 4:1 ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर 2-3 साल में एक बार दिख जाता है क्वेश्चन ये, ठीक है, बलों का अनुपात बताओ। और वैसे भी जहां तक 2023 में एक सवाल आया हुआ है, अभी आपको करवा देते हैं। सेम वो ये कि एक पर चार्ज Q है, एक पर प्लस का 5Q है, तो उनके बीच लगने वाले बलों का अनुपात बताओ। 1:1, 1:5, 5:1 या 1:25 ऐसा करके आया हुआ है। तो ध्यान रखना भैया, ये गलतियां मत करना। अगर आपको दो आवेश दिया है तो जितना पहले वाला दूसरे पे लगाएगा उतना ही दूसरा वाला पहले पे लगाएगा, इसलिए दोनों का अनुपात हमेशा 1 आएगा। पहली बात। दूसरी बात, ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। ये भी आपसे बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि कूलाम का नियम न्यूटन के किस नियम का पालन करता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम। और दूसरा, ये बल हमेशा, ठीक है ना, किधर लगते हैं? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में हमेशा लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला चार्ज इस पे इधर बल लगा देना,
ये जहां रखा है ये उसी दिशा में फोर्स लगाएगा, अपने उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही ये फोर्स लगाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो अपने पास जो नेक्स्ट मुद्दा है, ठीक है, वो है वैद्युत क्षेत्र को लेकर। क्वेश्चंस अपन लास्ट में करेंगे, टेंशन मत लेना। चैप्टर का फार्मूला शीट सारा एक जगह कलेक्शन हो जाए सारे फार्मूलों का, फिर अपन आराम से क्वेश्चंस करेंगे बैठ के। तो सबसे पहले नेक्स्ट बात आती है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, क्या है वैद्युत क्षेत्र? भाई आप ये कह रहे हो कि अगर यहां कोई चार्ज बैठा हुआ है, ठीक है, और अगर मैं यहां से कोई चार्ज मान लो टेस्ट चार्ज लेकर के आया, कोई परीक्षण आवेश लेके आया, सर जाहिर सी बात है कि जब ये आएगा तो जैसे जैसे इसके नजदीक आएगा ये इस पे कहीं ना कहीं क्या बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अब मान लो ये यहां तक पहुंचा और यहां पर इस पर बल लगना शुरू हो गया, कुछ ये बल लगा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये वाला चार्ज कहीं भी रखा हुआ है उस पर जाके ये बल लगाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। इस वाले चार्ज का अपना कुछ क्या है, कुछ क्राइटेरिया है ना कि भैया इतनी ही दूरी तक बल लगा सकते हैं। ऐसा थोड़ा होगा कि यहां से लेकर के वो जाकर के लंदन में बैठा है वहां भी फोर्स लगाएगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो जितने क्षेत्र में, यानी कि आप इसको ऐसे बनाओ डायग्राम, यहां पर मान लो प्लस क्यू चार्ज है, इसके चारों ओर एक ऐसा रीजन जरूर होगा, उस रीजन में अगर कोई दूसरा आवेश आए तो ये क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा। अब कौन कौन सा फोर्स लगा सकता है? अगर उसकी जाति वाला, यानी अगर प्लस है, प्लस वाला आया तो आकर्षण प्रतिकर्षण लगाएगा, और अगर यहां माइनस वाला आया तो क्या लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा। तो जब ये यहां पहुंचा तो इस पर इसने बल लगाना शुरू किया, बाकी उधर था तो बल नहीं लगा रहा था। तो परिभाषा हम क्या लिखते हैं, जरा ध्यान से सुनना। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, किसी भी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये बात दिमाग में रखना। और वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र की अगर बात करो कि भैया कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र कितना है, तो उसका मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास एक नई टर्म आती है जिसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कह रहे हैं इसे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यह होता है E बराबर F/Q0। मतलब किसी भी वैद्युत क्षेत्र में आप क्या लेकर के आए हो, एक परीक्षण आवेश लेके आए, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब जरा ध्यान से सुनना, इसका SI मात्रक देखो जरा क्या बनेगा, तो आप बोलोगे इसका SI मात्रक बल के लिए क्या आ जाएगा, न्यूटन, और आवेश के लिए क्या आ जाएगा, कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। यानी मैं आपसे बोलूं कि ये मान लो भैया एक चार्ज है, यहां पर प्लस का कुछ चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हमने ये मान लिया कि 5 न्यूटन प्रति कूलम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस पॉइंट पर 1 कूलम का चार्ज रखते हो, कितने का, 1 कूलम का आपने कोई चार्ज रखा तो उस पर कितना बल लगेगा, यानी अगर Q0 का मान है 1 कूलम तो उस पर बल कितना लगेगा, 5 न्यूटन का बल लगेगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि 1 कूलम चार्ज है तो कितना बल लगेगा, 5 न्यूटन का। अब जरा एक बात बताओ, अगर मैं 2 कूलम का चार्ज ले तो कितना लगेगा, 3 कूलम का होगा, तो समझ रहे हो ना। तो यानी कि ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, ये उस बिंदु का गुण है, उस पॉइंट की प्रॉपर्टी है। ये पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि किस बिंदु पर आप आवेश लाके रख रहे हो सकता है आप इसको और इधर लाओ तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी, यहाँ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ और होगी, आगे जाएंगे कुछ और होगी, आगे जाएंगे तो कुछ और। बट हाँ, अगर हम किसी भी चार्ज को इस पॉइंट पर ला करके रखेंगे तो उसके लिए फिक्स है कि 1 कूलम पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगी, 10 कूलम का चार्ज है तो उस पर 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। ये इस बात का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? अब अगर इसका मात्रक आपके दिमाग में आ गया है तो इसका विमेय सूत्र भी खटाक से उतार लो। विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, बल का विमेय सूत्र mLT-2 और आवेश का AT, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा mLT-2, सॉरी
ये ऊपर चला जाएगा तो t पावर -3 a पावर माइनस, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमेय सूत्र। अब यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है भैया, वेक्टर लगा रखा है। क्या लगाया हुआ है यहाँ पे, देखो वेक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब यह कैसी राशि है सर, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक बात है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, तो एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है, जैसे आप कह सकते हो क्या, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखो अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि भैया अगर एक यहां पर कोई चार्ज तुमने रख दिया है Q, और इसके चारों ओर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूरी तक है, r दूरी तक, और यहां पर कोई एक टेस्ट चार्ज रखा है Q0। ठीक है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो आपको पता है E बराबर होता है F/Q0, यही होगा, E बराबर F/Q0। अब जरा ध्यान देना, यहां से इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो 1/Q0 तो एज इट इज रहने दो। अब F का मान हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2/r², यही होता है कूलाम का नियम। अभी देखें तो आप अगर यहां देखो तो Q0 से Q0 निपट गया, तो E का मान कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r²। तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से r दूरी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ रहे बातों को, कोई दिक्कत। ठीक है, तो देखो फार्मूलों का कलेक्शन आपको तैयार करके रखना है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे होंगे, हम लोग करीब करीब देख लेंगे तुम्हारे लिए ही। ठीक है ना, बंदोबस्त अपन कर चुके हैं, टेंशन ना लो। ठीक है, बढ़िया आंसर 2025 तक के सारे क्वेश्चन है, 19 से लेकर के। ठीक है, तो तुम्हारे लिए खर्चा वर्चा के हैं, टेंशन मत लो। तो 19 से लेकर के 25 तक, यानी कितने साल हो गए भैया, 19, 20 और 7 साल हो गए। एक साल में 7 सेट क्वेश्चन पेपर बनते हैं, तो 7 से 49। अब अगर 49 सेट में से हम लोग 15-20 भी कर लेंगे ना, तो 70 में से 50-55 कहीं नहीं गए। ठीक है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस इतना ही करना है अपने को। 2026 के पेपर के लिए है, 2025 तक का दिया हुआ है इसमें। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अनसॉल्व भी अपने को फोकस करना है, अपना मेन टारगेट यही रहेगा भैया, अनसॉल्व पे फोकस करना। पिछले 7-8 सालों के आए हुए जितने क्वेश्चन है उन्हीं को करना है, सिंपल सी बात इतनी। इसलिए इकट्ठा फार्मूलों का कलेक्शन बनाते चलो। ठीक है, एक हफ्ते 10 दिन लगेगा, एक यूनिट खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। ठीक है, तो इनका कलेक्शन बनाते चलो फार्मूलों का, ये ना रहे करते वक्त फार्मूले आपको याद ना रहे। ठीक, अच्छा जी, अगर इतनी बात स्पष्ट है तो एक छोटी सी बात की चर्चा हम आपसे और भी करेंगे, और वो हमारी चर्चा क्या होगी, वो चर्चा हमारी होगी है वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। टेंशन मत लो, इसका भैया तुम लोग को शॉर्ट नोट्स कल मैंने वैसे ग्रुप में भेज दिया है ना। ठीक है, और बाकी भैया जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम में मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा पीडीएफ, शॉर्ट नोट्स बाकायदा। हाँ, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट नोट्स आप आराम से लिख लेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखने का मौका नहीं दे रहे, टेंशन मत लो। आज ही मीट पीडीएफ मिल जाएगा, 9 10 पेज का होगा, आपके पास शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। ठीक, उसको आराम से प्रेम पूर्वक लिख लेना है आपको। तो चले आगे बढ़े। तो नेक्स्ट अपने बात आती है किसकी, वैद्युत बल रेखाओं की। ठीक है, तो जब आप बात करोगे वैद्युत बल रेखाओं की, भैया आवाज नहीं करना, वैद्युत बल रेखाओं की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, वैद्युत बल रेखाएं वास्तविकता में नहीं होती हैं, एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो इनकी हम परिभाषा ही इसकी लिखते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं
जो अविरत वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती है, मतलब लगातार वो क्या करेंगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएंगे। जैसे आपने यहां पर ये प्लस चार्ज लिया, ये माइनस चार्ज, तो वैद्युत बल रेखाओं की खास बात ये है कि ये प्लस वाले से निकलती है और माइनस पे खत्म, प्लस वाले से निकलती है माइनस पे खत्म, प्लस वाले पे निकलती है माइनस पे खत्म, प्लस से निकलती है माइनस पे खत्म। ठीक है, अब ये जो वैद्युत बल रेखाएं ये जहां तक होंगी ना कंटिन्यू होंगी, ऐसा नहीं होगा कि बीच में कहीं ब्रेक आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ब्रेक आने का मतलब यहां वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं। ब्रेक का मतलब क्या कि यहां वैद्युत क्षेत्र नहीं, और ये पॉसिबल ही नहीं है यार कि भाई यहां से यहां तक हो लेकिन यहां ना हो फिर आगे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जहां तक होगा भाई लगातार होगा, आगे नहीं होगा, कहानी खत्म है। अब जहां पे नहीं होगा इसका मतलब आगे है ही नहीं, खत्म, खत्म तो खत्म। अगर है तो ऐसा नहीं होगा कि बीच में गायब फिर है आगे है फिर गायब फिर है, ऐसा नहीं होगा। जहां तक होगा ये क्या होगा भैया, लगातार होगा। तो इसीलिए परिभाषा क्या कह रहे हैं कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो वैद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं। अविरत का मतलब हो गया कॉन्टिन्यूअसली, लगातार, पहली बात। दूसरी बात आपने ये देखी कि ये प्लस से निकलती है और माइनस पे खत्म हो जाती है। तीसरी बात कि अगर ये मान लो कोई वैद्युत बल रेखा है, इस वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर हम एक टेंजेंट खींचे, एक स्पर्शी खींचे, तो ये जो खींची गई स्पर्श रेखा है वह रेखा उस पर्टिकुलर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। ठीक है, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। ये बात याद रखना। और यही रीजन है कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं, क्योंकि अगर ये काटेंगी तो कटान बिंदु पर आप देखो दो वैद्युत बल रेखा खींची जाएगी, एक यहां और एक यहां, तो भैया एक ही आवेश की वजह से एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र संभव नहीं है। इसलिए कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, यानी क्यों नहीं काटती हैं अगर आपसे पूछ ले तो आपका सीधा जवाब होगा दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, क्योंकि यदि वह काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी जो कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा दर्शाती है, और यह असंभव है। इसीलिए तो एक बड़ी अच्छी शायरी है ना कि ना उसे हुई मेरे प्यार की कदर, खास आपके लिए है कि ना उसे हुई मेरे प्यार की कदर और ना मुझे हुई उसके प्यार की कदर। फिर याद आया फिजिक्स वाला वो लेक्चर, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो याद रखना इस बात को कि भैया दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, पांचवी बात। नेक्स्ट जो भी बात है कि अगर देखो यहां पे वैद्युत बल रेखाएं क्या है, पास पास है, तो अगर बल रेखाएं पास पास हैं तो पास पास होने का मतलब है कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र अधिक है या प्रबल है, वहां पे वैद्युत क्षेत्र क्या है, प्रबल है, अधिक है। लेकिन अगर ये दूर दूर है, ठीक है, तो इसका मतलब कि वैद्युत क्षेत्र क्या है वहां पर, दुर्बल है। जैसे इस वाले पॉइंट पर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम होगा। यानी कि आप आवेश से, भाई आपने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या लिखा, 1/4πε0 Q/r²। तो r का मान जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैद्युत क्षेत्र वैसे वैसे घटता चला जाएगा। तो यानी जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास है वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और जहां पर ये दूर दूर है वहां पे वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। और यही रीजन है कि अगर कहीं पर आपको वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर दिख जाए, कहीं पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समदूरस्थ दिख जाती हैं, तो हम कहते हैं कि वो हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है। वो क्या है हमारे पास, ठीक है। अगर कहीं पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समदूरस्थ हैं तो वो रीजन हमारा क्या कहलाता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जहां तक कोई समस्या नहीं है तो एक छोटी सी डिफिनेशन की चर्चा आज और कर लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट का टॉपिक है छोटा सा, तो ये प्रॉपर्टीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी वैद्युत बल रेखाओं से रिलेटेड। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक हम लोग और कवर करेंगे आज और अभी के अभी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
2 से 5 मिनट का टॉपिक लगेगा। टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये? देखो, अगर मैंने एक प्लस चार्ज लिया, उतने ही परिमाण का हमने एक माइनस चार्ज ले लिया, ठीक है, चलो यहां बना लेते हैं। एक प्लस चार्ज, उतने ही परिमाण का हमने क्या ले लिया? माइनस चार्ज ले लिया। तो यह संयोजन हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। सीधी सी बात इतनी। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? जब दो परिमाण में समान एवं विपरीत आवेश, जब दो परिमाण में समान एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं, तो वह क्या कहलाता है? संयोजन द्विध्रुव कहलाता है। मान लेते हैं इनके बीच की दूरी 2l है। दूरी कितनी है? 2l क्यों माना है वो आगे पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। तो ये कहता है अगर इनके बीच की दूरी 2l है तो एक शब्द आता है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या आता है भैया? द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम लिखते हैं P से, और इसका मान होता है एक आवेश एवं उनके बीच की दूरी। तो द्विध्रुव का निर्माण करने वाले किसी एक आवेश एवं उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक जब आप लिखोगे तो एसआई मात्रक हो जाएगा आवेश का कूलाम, और इसका हो जाएगा मीटर। सेंटीमीटर नहीं समझ लेने का, क्या है? कूलाम इंटू मीटर है। क्या है? कूलाम इंटू मीटर। इसका विमीय सूत्र अगर आपको लिखना हो तो इसकी विमा कूलाम के लिए 80 और इसके लिए L, तो क्या हो जाएगा? 80L। ठीक, कोई समस्या? अच्छा, अब अगर द्विध्रुव की बात करें तो याद रखना यह भी एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? यह भी एक सदिश राशि है, और इसकी जो दिशा होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की दिशा में किधर होती है? अच्छा, वैद्युत क्षेत्र किधर होता है? प्लस से माइनस की ओर। वैद्युत क्षेत्र किधर होता है? प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर। लेकिन ये किधर होता है? माइनस चार्ज से प्लस की ओर, यानी वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा इसकी होती है। यानी अगर ये प्लस चार्ज है तो इसके लिए जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इस दिशा में होगा। किधर होगा इसका? इस दिशा में होगा। तो याद रखना है, ठीक है ना, कि डाइपोल की डायरेक्शन किधर होगी भैया? नेगेटिव से पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ज्यादा नहीं। अब 2 बातें बची हैं अपने पास में। कल अपन पहला चैप्टर खत्म कर चुके होंगे, ठीक है ना। क्या करना अपने को? वैद्युत द्विध्रुव के कारण चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र और प्रत्यानयन बलून का आघूर्ण, ठीक है। मतलब ये पूरा वीक में हम लोग पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक कवर अप कर चुके होंगे, सारे फार्मूलों का कलेक्शन। और संडे अपन चलेंगे क्वेश्चंस का महामैराथन, जबरदस्त 3-4 घंटे की, ठीक है ना। मिनिमम 3 घंटे मान के चलो क्वेश्चंस चलेंगे पूरे कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक के जितने भी आए हुए न्यूमेरिकल हैं, सारे के सारे। करीब 50 क्वेश्चंस का टारगेट रहेगा उस दिन, कि एक चैप्टर आराम से खत्म कर लें अपन लोग, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपन अगली क्लास में।